दोस्तों हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जापान में सैन्यवाद के उदय के कारण एवं प्रभावों की विवेचना करें। जापान में सैन्यवाद के उदय के कारण एवं प्रभावों की विवेचना करें। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, एसएस स्टडी मटेरियल का आप लोग चैनल का वीडियो देखते हैं, तो आपको वो वीडियो कैसा लगता है, समझ में आता है या फिर नहीं आता, आप लोग फीडबैक जरूर दें। कैसा लगता है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि आपको अच्छा लगा, समझ में आया। या फिर अगर आपको अच्छा नहीं लगा, कोई चीज समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, हमको सुझाव दे सकते हैं कि इस तरह का सुधार करने का जरूरत है वीडियो में। ठीक है, तो हम ताकि आपके लिए हम अच्छा दे सके, अच्छा आपके लिए प्रस्तुत कर सके, ठीक है, अच्छे से हम आपको समझा सके। इसके लिए आपका फीडबैक जरूरी है। आपको कहाँ पर डाउट होता है, वीडियो हम किस तरह से बना पा रहे हैं, किस तरह से हम आपको समझा पा रहे हैं, इस चीज का फीडबैक होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ताकि हम अच्छे से आपको समझा सके। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि जापान में सैन्यवाद के उदय के कारण एवं प्रभावों की विवेचना करें। इसका जो है पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं कि जो जापान है उसमें सैन्यवाद का उदय किस तरह से हुआ था। जापान में पहले से ही परंपरा चलती थी, एक समुराई और वुशिडो का परंपरा। जापान में पहले से ही एक परंपरा था, समुराई और वुशिडो का परंपरा। समुराई का मतलब होता है जो योद्धा लोग होते हैं, ठीक है, और वुशिडो का मतलब होता है एक परंपरा, एक मान्यता, जहां पर राजा राजा के लिए लोग जान देना चाहते हैं, मतलब राजा के लिए ही जीना चाहते हैं, जहां पर राजा को ही सर्वोच्च माना जाता है। राजा कहे तो जान दे दो तो जान दे दो, उस तरह का वहां पर परंपरा चलता था। युद्ध लड़ना मतलब वहां पर सम्मान का बात था, युद्ध को लड़ना लोग समझते थे यही मेरा इज्जत है, युद्ध नहीं लड़े तो फिर क्या ही किए। ठीक है, तो वहां पर वुशिडो का परंपरा चला था, जो भी राजा का आज्ञा हो या फिर जो भी सेना का आज्ञा हो उसको पालन करना वहां को धर्म माना जाता था। ठीक है, बिना सवाल के उसको पालन करना वहां के धर्म को माना जाता था, इस तरह से उसको धर्म माना जाता था। तो ये सब कुछ परंपराएं थी, जो सामुराई हो या फिर जो वुशिडो परंपरा था, जिसके कारण ही सैन्यवाद का वहां पर उदय हुआ था। और आज के समय में आप देखेंगे तो जापान का अपना कोई सेना नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद से लेकर 1930 तक ये सबसे चरम पर था जो जापान का सैन्यवाद था। ठीक है, इस चीज को हम लोग डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि सब कुछ लिखा हुआ है, आराम से आप एक एक पॉइंट को समझ सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा वीडियो में टाइम देना है ताकि हम आपको समझा सके और आप टाइम देकर के समझ सकें। शुरू करते हैं इस वीडियो को, इसकी भूमिका को देखते हुए। कहा जा रहा है कि जापान में सैन्यवाद का उदय 20वीं शताब्दी के आरंभ दशकों में हुआ, विशेषकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और 1930 के दशक में यह अपने चरम पर पहुंचा। कब हुआ था, तो 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में हुआ था, विशेषकर जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और 1930 के दशक में अपने चरम पर था जापानी सैन्यवाद। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि परंपरागत सामंती मूल्यों, जो परंपरा चल रहा था, जो सामुराई और रुसिडो परंपरा चल रहा था, ठीक है, सम्राट के प्रति अंधभक्ति, आर्थिक संकट और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने जापान को एक आक्रामक सैन्य राष्ट्र की ओर मोड़ दिया। ये सब जो परिस्थितियां थी, अंतरराष्ट्रीय जो परिस्थितियां उभरी, ये सब क्या है, तो जापान को एक आक्रामक सैन्य राष्ट्र की ओर उसको मोड़ दिया गया। आगे इसमें कहा जा रहा है कि सैन्यवाद ने जापान की राजनीति, समाज और विदेश नीति को गहराई से प्रभावित किया और अंततः उसे द्वितीय विश्व युद्ध की ओर ले गया। क्या कहा जा रहा है कि जो सैन्यवाद है जापान का, ने जापान की राजनीति को, समाज और विदेश नीति को गहराई से प्रभावित किया, अंततः क्या हुआ, इसे द्वितीय विश्व युद्ध की ओर इसको मोड़ के ले गया। यही चीज को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, जापान में सैन्यवाद का उदय के क्या कारण रहे थे, जापान में सैन्यवाद का उदय क्यों हुआ था। जो चीज हम आपको बैकग्राउंड में बताए उसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिख करके समझेंगे। पहला जो कारण था जापान में सैन्यवाद के उदय का, वो था परंपरागत सामंती और वुशिडो संस्कृति। जो वुशिडो संस्कृति थी, जो परंपरागत सामंती लोग थे, वही सब परंपराओं के कारण वहां पर सैन्यवाद का उदय हुआ था। जापानी समाज में सामुराई परंपरा और वुशिडो का गहरा प्रभाव था। जो सामुराई परंपरा है, जो वुशिडो परंपरा है, उसका गहरा प्रभाव था। और ये सब क्या होता है आपको पहले बता दिए। इसमें साहस, बलिदान और सम्राट के प्रति पूर्ण निष्ठा और सर्वोच्च माना जाता था। इसमें क्या है, तो जो साहस है, बलिदान है और सम्राट के प्रति जो पूर्ण निष्ठा है, उसको ही सर्वोच्च माना जाता था। जिसने सैन्य मानसिकता को सामाजिक स्वीकृति दी, जिसने सैन्य मानसिकता को सामाजिक स्वीकृति दी, मतलब लड़ना है अगर वहां पर धर्म समझा जाए, अगर आपके देश में लड़ाई करना है धर्म समझा जाए, तो जाहिर सा बात है कि वहां पर सैन्य मानसिकता बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आपको लड़ना है। वुशिडो परंपरा है, वहां पर जान देने का परंपरा है, इसके कारण यहाँ पर सैन्यवाद का उदय हुआ था। दूसरा जो कारण है जापान में सैन्यवाद का, वो सम्राट की दिव्यता की धारणा, सम्राट की दिव्यता की धारणा। सम्राट को भगवान मानते थे, जो वहां पर सम्राट है उसको लोग भगवान मानते थे। जापान में सम्राट को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था और नेताओं ने सम्राट के नाम पर सत्ता और निर्णयों का वेद ठहराया, जिससे सैन्यवाद को नैतिक और धार्मिक समर्थन मिला। जैसे क्या है, तो जो सैन्यवाद है और जो नैतिक और धार्मिक समर्थन मिला, सैन्यवाद को नैतिक और धार्मिक समर्थन मिला। अब हम आपको इस चीज को समझाते हैं। जैसे अगर आपका देश है, अगर हमारे देश में ये कहा जाए कि जो हमारा राजा है, हम लोग एक अभी प्रजातंत्र में जी रहे हैं, तो इस चीज को आप समझिए। अगर हम लोग प्रजातंत्र में जी रहे हैं तो हमारा एक राजा, अगर हम लोग प्रजा रहेंगे, ठीक है, हम लोग प्रजा रहेंगे, तो जब राजा को हम लोग भगवान मानेंगे,
और राजा कहेगा कि सेना जो कहेगा वो मेरा ही वाणी है, जो सेना कहेगा तो समझो कि हम ही बोल रहे हैं। तो इसी चीज का लोग यहाँ पर जो सेना लोग था उसको फायदा उठाया। वही कहा जा रहा है कि जापान में सम्राट को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। सैन्य नेताओं ने सम्राट के नाम पर सत्ता और निर्णयों को वैध ठहराया। सैन्य नीति ने क्या किया, सम्राट के नाम पर सत्ता और निर्णयों को वैध ठहराया कि सम्राट के द्वारा ये कहा गया तो उसके सत्ता को और निर्णयों को वैध ठहराया अपने अनुसार। जिससे सैन्यवाद को नैतिक और धार्मिक समर्थन मिला। जो नैतिक लोग थे उसका भी समर्थन सेना को मिल गया, जो धार्मिक लोग थे जो सम्राट को ईश्वर मानते थे उसका भी समर्थन सेना को मिल गया। और ये सब कारण जो है सैन्यवाद का कारण बना था, जापान में सैन्यवाद को उभारा था। तीसरा जो इसका कारण रहा था वो था मेiji पुनर्स्थापन की विरासत। मेजी का जो पुनर्स्थापन हुआ उसका विरासत। मेजी काल में जापान का तीव्र आधुनिकरण और सैन्य संगठन हुआ। मेजी काल में क्या, तो जापान का तीव्र आधुनिकरण हुआ और सैन्य का संगठन हुआ। आधुनिक सेना और नौसेना की स्थापना ने आगे चलकर सैन्य वर्ग को राजनीति में प्रभावशाली बना दिया। आधुनिक सेना ने और जो नौसेना की स्थापना की गई उसने आगे चल करके सैन्य वर्ग को राजनीति में प्रभावशाली बना दिया। जब आप लोग आगे देख लेते हैं, चौथा जिसका कारण था वो था आर्थिक संकट और संसाधनों की कमी। आर्थिक संकट और संसाधनों की कमी। जापान एक संसाधन गरीब देश है। मतलब यहाँ पर कोयला ये सब नहीं निकलता। औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल और बाजारों की आवश्यकता ने विस्तारवादी और सैन्य नीति को जन्म दिया। 1929 की महामंदी ने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया। 1929 में जो महामंदी आया था इसने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया, जो विस्तारवादी या फिर जो सैन्य नीति था उसको और तेज कर दिया। पांचवा जो इसका कारण था वो था लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी। जापान की संसदीय व्यवस्था कमजोर थी। जापान का जो संसदीय व्यवस्था वो कमजोर थी। वहां पर सेना ही संसद को कंट्रोल करने का काम करती थी। सेना को मंत्रिमंडल से स्वतंत्र अधिकार प्राप्त थे, जिससे सैन्य अधिकारी राजनीतिक नियंत्रण से बाहर हो गए और सरकार पर हावी होने लगे। जिससे क्या, तो जो सैन्य अधिकारी वो राजनीतिक नियंत्रण से बाहर हो गए और सरकार पर हावी होने लगे। जिस तरह से देख सकते हैं पाकिस्तान में सरकार का नहीं चलता, वहां की सेना का चलता है। उसी तरह से उस टाइम जापान में हो गया था। जो सेना कहती थी वही संसद सुनता था, वहां का राजा प्रजा सब वही सुनता था। छठा जो इसका कारण था वो था पश्चिमी साम्राज्यवाद और नस्लीय भेदभाव। जो पश्चिमी साम्राज्यवाद था, पश्चिमी शक्तियों द्वारा एशिया में उपनिवेशवाद और जापान के साथ नस्लीय भेदभाव ने जापान में आक्रोश और आक्रामक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। जो भेदभाव था पश्चिमी राष्ट्रों का इन देशों से, एशियाई देशों से, जैसे कि नौसैनिक संधियों की सीमाएं कर दी थी कि आप लोग नौसेना नहीं रख सकेंगे। इस तरह के कई सारे संधियां की गई थी। इसने क्या किया, तो जापान में आक्रोश और आक्रामक राष्ट्रवाद को जन्म दिया था। इसलिए यहाँ पर सैन्यवाद को बढ़ावा मिला था। ठीक है, तो पश्चिमी देशों का इसमें पूरा हाथ था। छठा जिसका कारण था वो था अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां और शक्ति संतुलन। ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, तो जापान में जो सैन्यवाद का उदय हुआ था उनके कारणों को हम लोग समझ रहे हैं। राष्ट्र संघ की कमजोरी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की विफलता ने जापान को आक्रामक नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे मंचूरिया पर कब्जा 1931 में, मंचूरिया पर इन्होंने कब्जा कर लिया। क्या कहा गया कि राष्ट्र संघ की कमजोरी, जो राष्ट्र संघ बनाया गया था, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की विफलता ने जापान को आक्रामक नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। अंतरराष्ट्रीय जो प्रतिबंध लगाए गए थे इन देशों पर, उसने क्या है, तो इसको आक्रामक नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे कि मंचूरिया पर इसने कब्जा कर लिया था। आगे हम लोग देख लेते हैं जापान में सैन्यवाद के प्रभाव को समझते हैं। पहला जो प्रभाव पड़ा जापान में सैन्यवाद का वो था राजनीतिक प्रभाव, सेना का तानाशाही, राजनीतिक इसमें प्रभाव पड़ा था। सैन्यवाद के प्रभाव से जापान में नागरिक सरकार कमजोर पड़ गई। सैन्यवाद के प्रभाव से क्या, तो जापान में जो नागरिक सरकार है वो कमजोर पड़ गई और वास्तविक सत्ता सेना के हाथों में चली गई। हम पहले ये चीज आपको बताया कि जो वास्तविक वहां पर सत्ता थी वो सेना के पास थी, जो संसद था वो सिर्फ देखने के लिए था। राजनीतिक असहमति को दबाया गया और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं सीमित हो गई। लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं वो सब सीमित हो गया। दूसरा जो इसका प्रभाव पड़ा वो था सामाजिक प्रभाव। समाज पर इसका जो प्रभाव पड़ा वो अनुशासन और अंधभक्ति। समाज में कठोर अनुशासन, सैन्य प्रशिक्षण और सम्राट के प्रति अंधभक्ति को बढ़ावा मिला। समाज में क्या है, तो कठोर अनुशासन लागू किया गया, सैन्य प्रशिक्षण और सम्राट के प्रति अंधभक्ति को बढ़ावा मिला। शिक्षा और मीडिया के माध्यम से युद्धोन्मुख मानसिकता विकसित की गई। शिक्षा और मीडिया के माध्यम से क्या है, तो युद्ध उन्मुख मानसिकता को विकसित किया गया कि युद्ध लड़ना चाहिए, युद्ध हमारा परम कर्तव्य है, युद्ध हमारा इज्जत है, इस तरह से उसको कहा गया। तीसरा जो इसका प्रभाव देखने को मिला वो है आर्थिक प्रभाव, युद्ध उन्मुक्त अर्थव्यवस्था। जापान की अर्थव्यवस्था सैन्य आवश्यकताओं के अनुसार ढल गई। जापान का जो अर्थव्यवस्था वो सैन्य आवश्यकताओं के अनुसार ढल गए, मतलब जो सेना को चाहिए लड़ने के लिए उसके अनुसार वो ढल गया। भारी उद्योग और हथियार उत्पादन को प्राथमिकता दी गई,
जिससे उपभोक्ता वस्तुओं और नागरिक जीवन की उपेक्षा हुई। सेना को चाहिए लड़ने के लिए हथियार, तो इसके उत्पादन के लिए प्राथमिकता दिया गया, उसको उत्पादन के लिए प्राथमिकता दिया गया, हथियारों को बनाने में प्राथमिकता दिया, जिससे क्या हुआ, तो उपभोक्ता जो वस्तु था, वो जो नागरिक जीवन था वो उपेक्षित हुआ, वो कमजोर हुआ। चौथा जिसका प्रभाव देखने को मिला वो है विदेश नीति, विस्तारवाद और युद्ध। विस्तारवाद हुआ और इसी कारण युद्ध हुआ था। सैन्यवाद ने जापान को चीन, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया में आक्रामक विस्तार की ओर धकेला। यह नीति अंततः अमेरिका और मित्र राष्ट्रों से संघर्ष और द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का कारण बनी। क्या कहा, ये जो नीति था सभी देशों पर कब्जा करने का, आक्रामक विस्तार करने का, अमेरिका और द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का कारण बना। जो मित्र राष्ट्र थे उसके साथ संघर्ष और द्वितीय विश्व युद्ध का यह कारण बना था। पांचों जिसका प्रभाव देखने को मिलता है वो है अंतरराष्ट्रीय परिणाम। अंतरराष्ट्रीय परिणाम, पराजय और विनाश। पराजय और विनाश, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय हुई, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, जनधन की हानि हुई और सैन्यवाद का अंत हो गया, जिसके साथ पूरा सेना जो खत्म हो गया और खुद का सेना ये लोग नहीं रखने लगे। एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि जापान में सैन्यवाद का उदय परंपरागत संस्कृति, आर्थिक आवश्यकताओं, लोकतांत्रिक कमजोरी और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का परिणाम था। प्रारंभ में इसने जापान को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया, किंतु इसकी आक्रामक नीतियों ने देश को विनाशकारी युद्ध की ओर धकेल दिया। अंततः सैन्यवाद ने जापान को राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक रूप से भारी कीमत चुकाने पर मजबूर किया। जो वहां पर सैन्यवाद लागू किया गया था, जो सैन्यवाद का उभार हुआ था, जिसके कारण इसको बहुत सारा प्रभाव या फिर जो कह सकते हैं कीमत चुकाना पड़ा। ठीक है, कीमत इसको चुकाना पड़ा, क्योंकि जो सैन्यवाद था वहां पर जो परंपराएं थी, चाहे वो सामुराई परंपरा हो या फिर विशुद्ध परंपरा, उसके कारण सैन्यवाद का जन्म हुआ था और जिसके कारण ये सब चीजों भोगना पड़ा इसको। क्वेश्चन का आंसर को समझ में आ गया। और चैनल पर दोस्तों नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।